Welcome to my YouTube channel IQ Plus. In this video, we will discuss trigonometric function, their graphs, and their sign at different angles. Okay. For more queries, please mail us to this. If anyone wants to learn online, please mail us at this email. Okay. Now first we will start from the sign of the trigonometric function at different value of angles. Okay. एक्चुअली हम लोगों ने जाना है कि जो मेरा वैल्यू है साइन कॉस टेन किसी न किसी एंगल पे निकाला जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर देखा जाए तो एंगल्स हमारे पास रिपीटिशन मोड में होते हैं। रिपीटिशन मोड में मतलब कि एक एंगल कई बार रिपीट होता है। जैसे अगर हम यहां से यहां लें तो ये एंगल 0 से 90 ट्रेवल करेगा। फिर अगर हम लोग यहां से पूरा यहां तक लें तो ये 0 से 180 ट्रेवल करेगा। फिर अगर हम लोग यहां से यहां तक लें ये 270 तक रिलेट होगा। और अगर हम पूरा ले लें ये पूरा हो जाएगा मेरा 360। ओके। इसके बाद अगर हम लेते हैं तो फिर से ये रिटर्न बैक आ जाएगा पुराने वाले। फिर 90, 180, 270 इसी में आते रहे। हम यहाँ पे इसको मार्क करने के लिए यहाँ पर इसको 0 डिग्री ले लेते हैं, बिकॉज जब भी मेरा एंगल यहाँ पे आएगा तो 0 डिग्री एज बिहेव करेगा। यहाँ पे आएगा तो हम लोग 90 डिग्री तरह बिहेव कराएंगे। यहाँ पे आएगा 180 डिग्री, यहाँ पे आएगा 270 डिग्री और यहाँ पे आएगा तो 360 फिर से ले लेंगे। हर इसमें जो क्वाड्रेंट्स है, इसमें 4 क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट का एंगल 90 करके है। अब इन क्वाड्रेंट्स को हम नाम दे देते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज द सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड दिस वन इज द फोर्थ। मैं यहां पर आपको ये बताना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन 4 कैटेगरी में एंगल ले सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हम एंगल लेते हैं इन 4 कैटेगरी में से ही हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू होती है उसका साइन डिपेंड करता है इन चारों एंगल्स पर। तो उसको हम समझाने के लिए हम यहां पर सबसे पहले एक और सर्कल ले लेते हैं। अब इस सर्कल में किसी भी पॉइंट को अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पकड़ते हैं तो मान लीजिए ये मेरा P पॉइंट, P1 पॉइंट ले लेते हैं। अगर इसको हम ज्वाइन कर दे तो इसका रेडियस जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव। ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट अगर देखें तो मान लीजिए x1, y1 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जब भी होता है तो इसका कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव आता है, x1 भी y1 भी। अगर हम यहाँ पे कुछ एंगल लेते हैं जैसे लाइक थीटा ले लेते हैं तो इसका साइन निकालना है। साइन निकालने के लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इन मींस आई हैव टू फाइंड द साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज x1 बाय r। r तो मेरा ऑलवेज पॉजिटिव है, x1 पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये हमारे पास समझ में आ गया कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके। सेम तरीके से अगर cos थीटा निकालेंगे तो वो मेरा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज y1 बाय r। ये हमारे पास यहाँ पे ये भी पॉजिटिव आएगा। मैंने बोला था कि x1 और y1 दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे। सेम तरीके से अगर हम tan थीटा निकालेंगे वो हो जाएगा
x1 बाई y1, ये दोनों पॉजिटिव है तो ये रेशियो भी उनका पॉजिटिव आ जाएगा। सेम तरीके से इसका जो को फंक्शन, मतलब साइन के लिए कॉसेक होता है, इनके रेसिप्रोकल फंक्शन, जैसे कॉसेक की बात करें, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉट थीटा जो होगा वो टैन थीटा, यानी कि जब उनके रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे तो उस फंक्शन के रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पे जो सारे फंक्शन है वो पॉजिटिव होंगे। 6 मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, वो सभी 6 फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बिकॉज ये 3 पॉजिटिव हो गए तो इसके अलावा जो और 3 बचे हैं इनके रेसिप्रोकल है वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अगर मैं साइन की बात करूं तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे मैं सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे मैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे फोर्थ। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम साइन निकालें, टेबल बना लेते हैं टेबल समझने के लिए, कॉस थीटा टेन थीटा, इसके सामने में यहाँ पर जो साइन साइन का होता है वही साइन कॉसेक का भी होता है, मैं यही पे ले लेता हूँ। सेम तरीके से यहाँ पर सेक का जो साइन कॉस का होता है वही साइन सेक का होता है, टेन का भी सेम तरीके से कॉट। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया, मैंने देखा यहाँ पे सारे चीज पॉजिटिव आ रहे तो मैं सबको यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव लिख लेता हूँ। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हम एक वैल्यू लेते हैं P2 पॉइंट, इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया इसके ऑरिजिन से, ये वैल्यू हो जाएगी R, और ये इस बार हम लोग यहां से यहां तक एंगल लेंगे, ये हमारे पास थीटा डील करेगा इसके लिए। ठीक है, ओके। तो अगर हम इस फंक्शन का सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल अगर है तो उसका थीटा निकालना चाहते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहां पर मान लीजिए x2, y2, यहां पर फिर से हमारे पास r पॉजिटिव हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे x2 मेरा पॉजिटिव होगा बट y2 मेरा नेगेटिव होगा। तो सेम तरीके से परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा मेरा y1। तो साइन थीटा के लिए हम लोग x2 मेरा नेगेटिव हो जाएगा और y2 मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर हूं तो y1 बाई r होता है, तो ये मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पे कॉस लूं तो ये आ जाता है x1 बाई r, लेकिन x1 तो नेगेटिव है, x2 y2 एंड हियर आल्सो x2, ये तो वैल्यू पॉजिटिव है बट ये वैल्यू नेगेटिव है, x2 नेगेटिव है, r पॉजिटिव है, दोनों मिलाकर के ये नेगेटिव हो जाएगा। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पे tan थीटा निकालते हैं, दैट विल बी व्हाट, y2 बाई x2, y2 इज पॉजिटिव, x2 इज नेगेटिव, तो ये पूरा वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। इस केस रेसिप्रोकल फंक्शन भी सेम तरीके से बिहेव करेंगे। तो मैं अगर यहाँ पे साइन लिखूं तो साइन के लिए मैं यहाँ पर साइन को तो मैंने पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव है, नेगेटिव। सेम तरीके से एक और पॉइंट अगर ले लूं यहाँ पे ले लेता हूं P3, इसमें भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ये x3 y3 लेते हैं, दोनों यहाँ पे नेगेटिव होगा, x3 भी नेगेटिव होगा, y3 भी नेगेटिव होगा, तो जिसकी वजह से साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। साइन निकालने जाएंगे हम लोग, यहां से कंसीडर करेंगे एंगल पूरा, इसके लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ठीक है, बेस भी नेगेटिव है और परपेंडिकुलर नेगेटिव, P इज वर्किंग एज y3 एंड B इज वर्किंग एज x3। तो यहां पर अगर हम साइन थीटा निकालेंगे
थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, P3 के लिए, तो वो मेरे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज y3/r। ये तो नेगेटिव हो जाएगा। सेम तरीके से cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और उसके बाद tan थीटा जब निकालेंगे, tan थीटा जब निकालेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर, दैट इज y3/x3 हो जाएगा। दोनों नेगेटिव है तो दोनों का रेशियो एक पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें, अगर कोई पॉइंट अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं, यहाँ पे ले लें P4, दैट इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x4, y4। इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, x4 मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और y4 जो है नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर दोनों नेगेटिव था, दोनों। जब भी हम लोग कोई भी पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लिखते हैं तो दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखते हैं तो पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। यस, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं या फिर एंगल लेते हैं, तो उसके लिए मैं अगर यहां पर साइन निकालूंगा तो वो मेरा हो जाएगा y4/r। इसकी वैल्यू y4 नेगेटिव है, तो ये साइन थीटा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। इसको मैं रेड कलर से लिखता हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, कोरिलेट कर पाएंगे चीजों को आप। साइन थीटा जब निकालूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, ये हो जाएगा y4/r, बट ये तो नेगेटिव है, y4 नेगेटिव है तो साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। साइन थीटा के अब cos थीटा निकालेंगे तो वो x4/r हो जाएगा। x4 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन tan निकालने जाएंगे दोनों का रेशियो sin/cos नेगेटिव बन जाएगा। ओके, बाय दिस मेथड we know about the sign of the different trigonometric functions at different angles. Next we will move to the graph of trigonometric function. Graph of trigonometric function. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ हमें अपने क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं। मेनली जो हमारे पास फंक्शन है, जैसे साइन एक्स टाइप का मिलेगा, कॉस एक्स टाइप का मिलेगा, ये सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, all trigonometric functions are periodic. Periodic it means कि कुछ देर के बाद वो रिपीट करने लगते हैं अपने वैल्यूज को। ठीक है, सर्टेन पीरियड के बाद वो अपने वैल्यूज को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ग्राफ की बात करेंगे तो उसमें ग्राफ रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो साइन एक्स, इसको मैं पीरियोडिक लिख लेता हूं, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया, कोसेक एक्स हो गया, इन सभी का जो पीरियड है वो 2 पाई यानी कि 2 पाई के बाद चीजें रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। फिर से वही वैल्यूज आने लगती है जो 2 पाई के पहले आ रही है। सेम तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर tan x और cot x की बात करें तो इसमें भी जो पीरियड होगा मेरा वो पाई, मतलब पाई के बाद चीजें रिपीट करेगी। ओके, नाउ we will go to the
वी विल गो टू द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। फर्स्ट स्टार्ट करता हूं मैं साइन फंक्शन से, यानी कि y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसके फंक्शन में क्या है, अगर हम इसमें डिफरेंशिएशन यूज करें तो डिफरेंशिएशन में अगर हम पहले इसके ग्राफ को 0 से 2 पाई ड्रॉ करेंगे, 0 से 2 पाई ड्रॉ कर लेंगे तो 2 पाई इसका पीरियोडिक है, तो ये 2 पाई के बाद रिपीट कर जाएगा। ओके, ओके 0 से 2 पाई हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, 0 से 2 पाई। अब 0 से 2 पाई यानी कि पाई की वैल्यू हमने बताया था 180 डिग्री होती है, तो ये 360 डिग्री। इसको मैं पहले तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, 90 90 90 180 एंड 270। पाई बाई 2 कह देंगे इसको पाई कह देंगे, और इसको हम लोग 3 पाई बाई 2 कह देंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, dy बाई dx अगर निकालें तो ये आ जाता है आपका cos। मतलब क्या, cos x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 जाएंगे तो पॉजिटिव होती है, यानी कि ये जो sin x फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीज करते हुए मैक्सिमम वैल्यू अपने 1 को अटेन करेगा, पाई बाई 2 पे 1 होता है। तो ये इस तरीके से अपना ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो cos x नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है यानी कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में ये sin x का फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और डिक्रीज करते करते 180 पे ही 0 हो जाता है। फिर पाई से 3 पाई बाई 2 में भी ये नेगेटिव होता है, फिर और डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते करते यहाँ से फिर डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते करते ये -1 तक पहुंचता है 3 पाई बाई 2। फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई होता है, cos x इंक्रीजिंग पॉजिटिव होता है वहां पे cos x, इसलिए sin x का फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और ये इंक्रीज करके लास्ट में 0 हो जाता है 2 पाई। तो यानी कि इस 0 से 2 पाई में 0 से 2 पाई में मेरा जो sin x का फंक्शन है वो मैक्सिमम अपना वैल्यू 1 तक लेके गया है, और मिनिमम अपना वैल्यू -1 तक लेके गया है। ओके, अब इसके ग्राफ को मैं फिर से एक बार कॉपी कर देता हूँ, आगे और पीछे ड्रॉ करता हूँ, कॉपी करके इस तरीके से कॉपी करने की वैल्यू से यहाँ के बाद अगर ग्राफ देखो तो ये वाला पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन 2 पाई। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी -2 पाई, ये हो जाएगी वैल्यू -पाई, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी -पाई बाई 2, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी -3 पाई बाई 2। ओके, सेम तरीके से इसको आगे इसको जनरेट करें। ओके, तो ये हो जाएगा 3 पाई हो जाता है, और ये मेरा 4 पाई हो जाता है। इस तरीके से हम लोग आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं इसको। ठीक है, पूरे थ्रू आउट द फंक्शन में इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 तक जाता है साइन एक्स का, और मिनिमम वैल्यू जो है इसका
वो -1 तक जाता है। यानी कि इसका अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन यानी कि हम क्या क्या इसमें x की वैल्यू डाल सकते हैं, तो दिख रहा है ये पूरा x डाला जा सकता है, तो इसलिए इसका डोमेन रियल नंबर आ जाएगा r। इसका रेंज अगर बात करें, तो ये हो जाएगा रेंज -1 से +1। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी पीरियड की, पीरियड निकालने के लिए होता क्या है कि सेम चीजें एक समय के बाद फिर से आना चाहिए। यानी कि f ऑफ x प्लस टी कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसमें अगर हम x प्लस टी डाल दें, यानी कि t उसका पीरियड है, तो ये फिर से अगर एफ एक्स आ जाए तो यहाँ पे t क्या हो जाएगा, उसका पीरियड। सेम तरीके से यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स में अगर आप y इज इक्वल टू साइन एक्स में अगर आप यहाँ पे x प्लस 2 पाई डालते हैं, ठीक है, तो ये फिर से आपको साइन एक्स रिपीट कर गया है, ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आए, ये दोनों सेम हो गए हैं, x और x प्लस 2 पाई। 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। 360 डिग्री जो हमारा है, पहला एंगल जो था, अगर हम साइन एक्स का लें तो पहला एंगल ये वाला एंगल साइन एक्स, एक्स ये वाला एंगल। अब 360 प्लस 2 पाई अगर बात करें, तो फिर से अगर यहां से ये पूरा रोटेट करेगा और रोटेट करते हुए ये इसको टच करेगा, यानी कि हमने अल्टीमेटली रिपीट करके अगेन फिर से एक्स को ही एंगल बनाया है। ये 2 पाई का कोई वैल्यू नहीं है, 2 पाई फिर से हमें वही एंगल दे रहा है, रिपीट हो गया मैं। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि साइन एक्स का जो पीरियड होगा वो 2 पाई। ओके, नाउ द सेकेंड फंक्शन को ले लेते हैं यहाँ पर, इट इज y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल लें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, ओके। अब इसको भी हम 0 से 2 पाई ऐड करेंगे, 2 पाई बनाएंगे, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला पाई बाई 2, दूसरा पाई, तीसरा 3 पाई बाई 2। ना 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स तो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ चुका है, जिसकी वजह से ये डी वाई बाई डी एक्स पूरा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन। हमको पता है कि कॉस 0 डिग्री डाल देंगे, एक्स के लिए 0 डिग्री डाल देंगे, 0 रेडियन डाल देंगे, तो ये वैल्यू आ जाती है 1 के बाद ये डिक्रीज करेगा, 1 के बाद ये डिक्रीज करते हुए और 90 यानी कि पाई बाई 2 तक आते आते 0 हो जाएगा। फिर पाई बाई 2 से पाई के बीच यानी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे, तो साइन एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन माइनस, जिसके लिए नेगेटिव है, यानी कि फिर से डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते करते ये -1 तक पहुंच जाएगा पाई। ना पाई से लेकर के 3 पाई बाई 2, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि cos x का ग्राफ इंक्रीजिंग होगा इसके। फिर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन एक्स वहां भी नेगेटिव होता है, डी वाई बाई डी एक्स फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि फिर से ये इंक्रीज करते करते 1 तक अल्टीमेटली रुकेगा। ओके, इसके जस्ट इसको हम रिपीट कर देते हैं, बिकॉज 2 पाई का पीरियड होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये रिपीट करके पीछे भी सेम तरीके से ड्रॉ हो जाए।
इसको भी आगे मूव कर सकते हैं, सेम पैटर्न को फॉलो करेगा ये। यहाँ पे हम देख सकते हैं सारा जो ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है ये 1, और नीचे में जो मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है वो हमारे पास -1, यानी कि इसका जो रेंज हो गया वो -1 से लेकर के +1। अब नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे डोमेन यहाँ पे मेरा R हो जाएगा, सारे वैल्यू ऑफ x डाला जा सकता है। पीरियड अगर बात करें सेम तरीके से जैसे मैंने साइन का बताया, पीरियड इसका भी 2π हो जाता है, cos x + 2π है, तो फिर से ये रिपीट करके cos 6 ही दे देगा, यानी कि इसका जो पीरियड है वो 2π हो जाएगा। नाउ अगर मैं बात करूं tan x की, y = tan x ले लेते हैं यहाँ पर, y = tan x ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसका डिफरेंशियल निकालेंगे। डिफरेंशिएशन निकालने के बाद dy/dx हमें मिल सकता है यहाँ पे sec² x, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा ही पॉजिटिव, और इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 1 आती है, मिनिमम वैल्यू, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 1, यानी कि ये tan x का ग्राफ हमेशा ही इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग है ये ग्राफ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये किसी किसी जगह पे नॉट डिफाइंड होगा, जैसे क्योंकि हमको पता है कि tan x = होता है sin x by इट इज अ रेशियो ऑफ टू अनदर फंक्शन, यानी कि cos x। अब ये रेशियो है तो cos x मेरा डिफाइंड होना चाहिए, cos x 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हुआ तो tan x डिफाइंड होगा, तो cos x हमारा 0 कहाँ पर, cos x should not be equal to 0, यानी कि x cannot be equal to π/2 ± π/2 ±3π/2, ये सारे एंगल पे मेरा वैल्यू जो है इसका नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि cos x इस जगह पे हम लोग को 0 मिलता है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारे पॉइंट्स को हम लोग लोकेट अच्छे से करेंगे। इन सारे नॉट डिफाइंड पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से लोकेट करेंगे। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पर π/2 ले, मैंने वर्टिकल लाइन बना दी है, ये π/2 हो गया, ये -π/2, तो इसमें हम देख सकते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है मुझे, इंक्रीजिंग ग्राफ +∞ से π/2 पे +∞ होता है, -π/2 पे -∞, तो ऐसे ही ग्राफ। अब ये फिर से रिपीट करेगा, जैसे आप tan x + π अगर निकालेंगे, फिर से आपको tan x दे देगा, क्योंकि tan x ये जो भी एंगल है हमारे पास, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और tan थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा पॉजिटिव आता है, इसलिए फिर से वही है। ओके, इसको आप फॉर्मूला की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आपका ग्राफ जो है पाई के बाद रिपीट करेगा, इसका पीरियड जो है पाई के बाद रिपीट करेगा। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, -π/2 से +π/2 के बीच में ये जो गैप है ये पाई का है, यानी कि फिर से जो ग्राफ है ऐसा ही चलेगा। तो मैंने नेक्स्ट जो पॉइंट अनडिफाइंड वाला है वो मैंने
3π/2 लिया, इसको मैंने वैसा ही ग्राफ बना दिया जैसे ये रिपीट कर रहा हूँ। ओके, सेम तरीके से इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, ये हो जाएगा मेरा -3π/2 हो जाएगा और ये -5π/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका डोमेन और रेंज की बात करें, फिर तो मैंने लिख दिया यहाँ। डोमेन की बात करें तो हम सारी वैल्यू तो पुट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं कर सकते। इट इज r माइनस 2n माइनस 1 π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं कर सकते। सारे n बिलोंग्स टू नेचुरल, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमें ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 का सारा सेट दे देगा, बिकॉज वो सारी चीज़ें हम डाल नहीं सकते यहाँ पर, बिकॉज वो सारे वैल्यूज पे मेरा टैन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम लोग डोमेन नहीं रख सकते। अब अगर हम बात करें रेंज की बात करें तो यहाँ पर मेरा -∞ से +∞ की तरफ जाएगा, यानी कि पूरा हो जाएगा रियल नंबर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि -∞ यानी कि सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यूज, उसके बाद ऊपर का वैल्यू प्लस पॉजिटिव, ऐसा लिख सकते हैं। उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ में बात करते हैं cosec x, y इज इक्वल टू cosec x। ओके, cosec x का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो ये आ जाता है आपके पास -cosec x इंटू cot x। इसको अगर आप देखें, इसको आप लिख सकते हैं -cos x बाई साइन स्क्वायर, बिकॉज cosec 1/sin होता है, cot cos बाई साइन, तो 2 बार साइन मिलेगा तो दोनों डिनोमिनेटर वाला मल्टीप्लाई हो गया। नाउ इसको अगर आप देखें तो ये रेशियो होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है इसका साइन, यानी कि ये साइन जब 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो साइन एक्स मेरा 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन एक्स कहाँ कहाँ 0 होता है, वो सारे चीज़ों को हटा देंगे, एक्स कैन नॉट बी 0, +-π +-2π, ये सारे वैल्यूज हट जाएंगे, नहीं ले सकते। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये सारे अनडिफाइंड पॉइंट्स को पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। पहला अनडिफाइंड पॉइंट 0 ही था, देन नेक्स्ट अनडिफाइंड पॉइंट इज पाई। ओके, ये पाई हो गया मेरे पास। नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं 2π। नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं 3π को। इधर भी हम लोग 3 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, -5 -2π और -3π।
अब जीरो पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं, जीरो पे ये इंफिनिटी दे देगा प्लस इंफिनिटी, उसके बाद जीरो से पाई के बीच में पाई बाई टू अगर ले ले बीच में, पाई बाई टू अगर बीच में ले ले यहाँ पर, तो पाई बाई टू पे मेरा कॉसेक एक्स वन होता है, वन के लिए हम यहाँ इंडिकेशन दे देते हैं क्योंकि साइन एक्स वन होता है, वन बाई वन वन होता है, तो कॉसेक पाई बाई टू भी वन हो जाएगा ना। अब जीरो पे ये प्लस इंफिनिटी है, जीरो से पाई बाई टू के बीच में कॉस एक्स पॉजिटिव होता है, यानी कि ये पूरा रेशियो एक तरह से डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव यानी कि डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा तो ग्राफ यहाँ से ऐसा होगा। फिर कॉस एक्स जो होता है वो पाई बाई टू से पाई यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यानी कि ओवरऑल ये रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इंक्रीजिंग होगा, और ये इंक्रीज करते करते ऊपर तक चला जाएगा। ये लेवल मैंने बनाया है वन। ना अगर हम बात करें पाई से लेकर के टू पाई, पाई के जस्ट बाद साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करें, क्योंकि माइनस इंफिनिटी आई नॉट डिफाइंड एज वैल्यू, माइनस इंफिनिटी से ये पाई थ्री पाई बाई टू अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, पाई से लेकर के थ्री पाई बाई टू यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है यानी कि पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होते होते ही यहाँ पे जाकर के माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस वन होता है थ्री पाई बाई टू पे, तो कॉस भी माइनस वन हो जाएगा, इसलिए इंक्रीज होते होते यहाँ पर ये माइनस वन को अटेंड कर लेगा। फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ओवरऑल रेशियो डिक्रीजिंग हो जाएगा, और डिक्रीजिंग होते होते ये माइनस वन के बाद डिक्रीज करते ही माइनस इंफिनिटी, ये माइनस वन का लेवल, वो प्लस वन का लेवल था, ये माइनस वन का लेवल। अब हमने देखा यहाँ पर क्या कि cos x की बात करें, cos x की बात करें तो ये x प्लस टू पाई अगर ले लें यहाँ पर तो ये फिर से रिपीट कर जाता है, फिर से ये रिपीट कर जाएगा, फिर से रिपीट कर जाएगा, इसका मतलब ये इसका पीरियड जो है वो टू पाई, टू पाई, तो टू पाई रहता है। मैं यही ग्राफ को रिपीट कर दूंगा आगे, इसको भी हम आगे चल के ऐसा बना सकते हैं। इसको भी हम पीछे ये वाला ऊपर आ रहे हैं, ओके। इसमें एक यूनिक चीज है कि साइन एक्स के ग्राफ में और कॉसेक एक्स के ग्राफ में कुछ रिलेशन, क्या रिलेशन, जैसे अगर आप यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ बनाएं, साइन एक्स का ग्राफ अगर बनाएंगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ये जो ब्लू कलर का जो ग्राफ है मैंने ये साइन का ग्राफ बनाया, आप देख सकते हैं ये दोनों में रिलेशन है, क्या रिलेशन है, साइन एक्स के ग्राफ में और कॉसेक के ग्राफ में, जहां पे ये हाईएस्ट पॉइंट पकड़ रहा है, जहां पे ये हाईएस्ट पॉइंट पकड़ रहा है वहीं से ये उड़ जा रहा है, साइन एक्स का ग्राफ जहां पे हाईएस्ट पॉइंट पकड़ रहा है वहां से वो स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, ठीक है, जहां पे साइन एक्स जीरो हो जा रहा है वहां पर वो इंफिनिटी जैसे अनडिफाइंड चीजें दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ये व्हाइट वाला जो ग्राफ है ये कॉसेक का ग्राफ है, कॉसेक एक्स का, और ये जो ग्राफ है
ब्लू वाला जो ग्राफ है ये साइन एक्स है। ओके, इन दोनों में रिलेशन सेम तरीके से अगर हम पैटर्न अगर सेम तरीके से बनाए तो y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ जो होता है वो कहीं ना कहीं रिलेशन बनाता है अपने कॉस से, जो उसके साथ रेसिप्रोकल। मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ। सेक एक्स का ग्राफ मैंने यहाँ पे डोमेन और रेंज नहीं बताया, आपने यहाँ पे डोमेन बता दो। डोमेन क्योंकि सारे वैल्यू में डाल नहीं सकते आर माइनस एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू, इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, r minus n पाई वेयर n इज व्हाट इंटीजर। आप कोई भी इंटीजर डालेंगे तो उसके लिए हमें सारे वैल्यू हटा देंगे। नाउ द रेंज इज व्हाट, रेंज हमारा यहाँ पे ये 1 से प्लस इन्फिनिटी आ चुका है, -1 से माइनस इन्फिनिटी आ चुका है, इसको हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे r माइनस -1 to 1 के सारे वैल्यू को हटा देंगे तो सारा हमारा रेंज है। इसको अलग तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ओके, y इक्वल टू सेक एक्स की बात करें तो इसके ग्राफ और cos x के ग्राफ में रिलेशन जैसे cos x और sin में होता है वैसे यहाँ पर sec और cos में होता है। तो मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ। तो आप सेम तरीके से डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालिएगा, इसका भी पीरियड 2 पाई हो जाएगा, लेकिन इसका जो एसिम्प्टोट है जहां पर cos x 0 होता है वहां पर एसिम्प्टोट है, यानी π/2 -π/2। ओके, पहले तो हम यहाँ पे cos का ग्राफ बनाते हैं जिसकी हेल्प से मैं तुरंत बना सकता हूँ ग्राफ cos का। उसके लिए मैंने यहाँ लिमिट डाल दिया -1 और +1। ये 1 हो गया और ये -1। इसको अगर हम यहाँ पे cos का ग्राफ बनाएं तो ऐसा कुछ, like this, like this। अगर हम यहाँ पे एक्चुअली में जो सेक है उसको बना सेम पैटर्न फॉलो करें जैसे हमारा कॉसेक ने फॉलो किया था, वो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, यहाँ से वो ऐसा और ऐसा हो जाएगा, यहाँ से वैसा और ऐसा हो जाएगा, यहाँ से वैसा और ऐसा हो जाएगा, यहाँ से वैसा। मैं सारे वैल्यू अगर लिखूँ -π/2
माइनस 3 पाई/2 माइनस 5 पाई/2 3 पाई/2 5 पाई/2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डील करें। नाउ द डोमेन एंड रेंज एंड पीरियड। अगर बात करो डोमेन में, मेरे पास सारे वैल्यू कर सकते हैं, बट कॉस एक्स जहाँ पे 0 होता है वो नहीं ले सकते, बिकॉज वहाँ पे ये अनडिफाइंड जाएगा। 1/cos x होता है ये वैल्यू, तो cos x हमारा 0 होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। रेंज की बात करूं तो वो हो जाएगा सेम, मेरा जो cos x होता है वही हो जाएगा, cos x भी होता है वही, -1 से 1 एंड माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर से भी लिखा जा सकता है माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ऐसा भी लिख सकते हैं। नाउ दैट पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज अगेन 2 पाई। so cos x 2 पाई है उसका पीरियड, तो उसका रेसिप्रोकल का भी 2 पाई पड़ेगा। नाउ द सिक्स्थ नंबर y इज इक्वल टू cot x। cot x का ग्राफ बनाए, इसके लिए मैं डिफरेंशिएशन यूज करूंगा यहाँ पहले। सब डिफरेंशिएशन आता है माइनस cos x स्क्वायर x, यानी कि ये हमेशा ही नेगेटिव होगा, बिकॉज cos x स्क्वायर x 1 से छोटा हो जाएगा, ये ओवरऑल -1 से छोटा हो जाएगा, तो नेगेटिव आना ही, यानी कि cot x का ग्राफ होगा वो हमेशा ही डिक्रीजिंग होगा ग्राफ। यहाँ पे अगर हम बात करें cot x की बात करें तो ये होता है cos x बाई साइन, यानी कि साइन x जहां जहां 0 होगा यहाँ पे cot x डिफाइंड है, तो साइन x मेरा 0 नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि जो x है वो मेरा वो एंगल नहीं होना चाहिए जहाँ पे साइन x की वैल्यू 0 हो जाए, जैसे 0 प्लस माइनस पाई प्लस -2 पाई, ये सारी वैल्यूज पे मेरा जो साइन x होता है वो 0 होता है। आई, ठीक है, ये सारी वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते, तो हम लोग यहाँ पे एसिम्प्टोट बना देंगे ये सारे वैल्यूज। एसिम्प्टोट यानी कि इट इज अ लाइन जिसको ग्राफ इंफिनिटी पे टच करता है बट इंफिनिटी, यानी कि नेवर टचेस, इट टेंड्स टू टच। ये मेरा हो गया पाई, नेक्स्ट हो गया मेरे पास 2 पाई, नेक्स्ट हो गया मेरे पास 3 पाई, बिकॉज डिक्रीजिंग ग्राफ 0 पे इंफिनिटी होता है, तो डिक्रीज करते करते मैंने पाई/2 पे 0 करवा दिया, इसको पाई/2 पे 0 पे होता है, नेक्स्ट ये फिर से डिक्रीज करते करते माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। सेम तरीके से इसका भी जो cot x जैसे tan x मेरा होता है पाई उसका पीरियड है, तो इसका भी पीरियड पाई होता है कि 1/tan x है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan x, इसका भी पीरियड मेरे पास पाई होता है, पीरियड इज पाई।
देन यहाँ पे -5/2 -3π/2 -5π/2 सब। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम अगर डोमेन की बात करें, डोमेन तो हमारा सब नहीं होगा, R माइनस जहाँ पे साइन 0 होता है वहाँ पे सारे एंगल्स पढ़ाएंगे, यानी कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सारे वैल्यूज। रेंज की बात करें, रेंज हमारा R होगा पूरा, क्योंकि पूरा ये -∞ से पूरा +∞ तक गया हुआ है। This is the graph of all the functions and their periods. Please learn all these graphs and it will help you to solve the problems. In the next video, we will discuss the transformation of graphs. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ग्राफ मुझे किसी और का बनाने बोला जाएगा, बट वो स्टैंडर्ड ग्राफ के फंक्शन से थोड़ा बहुत मैनिपुलेटेड है, तो उसको हम लोग कैसे ग्राफ बनाएंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।